हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज की क्लास में हमारी टेक्सटाइल की थ्योरी क्लास 3 होगी, थर्ड क्लास होगी ये। ओके, तो आज हम जो टॉपिक लाए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, क्योंकि हम शून्य से शिखर तक चल रहे हैं। तो शून्य से शिखर में आपको कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, टेक्सटाइल पूरा कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, बस थोड़ा आपको ये साथ मेरा देना होगा। ये ना हो कि आप लोग जो है कि क्लास को देखो ही ना, जैसे अभी तक आपने प्यार दिया ऐसे ही देते रहिए। थोड़ा बहुत जो इशू है बस उनको इग्नोर करते रहिए। बस हम जल्दी ही क्लास को कंप्लीट कर लेंगे और जल्दी ही हम कोशिश करेंगे कि आपको हम अच्छी सी व्यवस्था करके, जैसे और चैनल वाले आपको डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाते हैं, तो डिजिटल बोर्ड वाले नहीं, लेकिन जो इतनी गंदी राइटिंग आपको झेलनी पड़ रही है मेरी, ये भी आपको झेलनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम कोशिश जल्द करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वस्तु पे की रेशो के गुण की बात करेंगे तो सबसे पहले जब भी हम कपड़ा बनाते हैं तो हम सबसे पहले कहते हैं किसका अध्ययन करना अनिवार्य है, तो रेशे का अध्ययन करना हमें अनिवार्य हो जाता है। कि अगर जब रेशा ही अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो हम उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं कि वो कपड़ा अच्छा होगा। ठीक है, तो हमें रेशों के गुण पता होने चाहिए, तभी तो हम उसको समझ पाएंगे, उसकी रिसर्च कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात अगर हम करें तो रेशों के कौन कौन से गुण होते हैं, तो आप जानते हो वस्त्र विज्ञान की मूल इकाई रेशा होता है। ये सारी बात हम वर्गीकरण में भी कल पढ़ चुके थे। तो आज हम सीधे से क्वालिटीज़ पर या प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं उस पर आ जाते हैं। रेशों के गुण या रेशों की जो फाइबर्स की जो प्रॉपर्टीज़ या क्वालिटीज़ होती हैं हम उसकी बात करते हैं। तो जब भी आपको एक अच्छा कपड़ा बनाना हो ना, तो सबसे पहले क्या चीज़ होनी चाहिए, जो रेशा होता है ना वो कैसा होना चाहिए, जैसे बाल होते हैं ना हम लोगों के। ठीक है, तो बाल सदृश व्यास वाला होता चाहिए। ठीक है, कौन सा नंबर पॉइंट डालते रहिए। ठीक है, जो आपके वस्तुपेय रेशे के जो गुण होते हैं उसका जो व्यास होना चाहिए कैसा होना चाहिए, बाल के सदृश, जैसे हमारे बाल होते हैं ना इस तरीके का इसका व्यास होना चाहिए। ठीक है, और जो कहते हैं रेशा होता है, अगर आपसे पूछा जाए रेशे के विषय में कि इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, तो लंबाई जो इसकी होती है उसकी चौड़ाई से कम 100 गुना होती है। तो ये प्रश्न बन सकता है, इसे नॉर्मल मत समझिएगा। अगर पूछा जाए रेशे की चौड़ाई जो होती है, चौड़ाई से लंबाई कितनी होती है तो ना होती है, आप पूरा सेंटेंस लिखिएगा, रेशे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 100 गुना अधिक होती है। ठीक है, आप ऐसे लिखिएगा, लंबाई उसकी चौड़ाई के 100 गुना अधिक होती है। कितने? 100 गुना अधिक होती है। ओके, गुना अधिक होती है। ओके, तो आप इसको अच्छे से लिखिएगा। रेशा वस्त्र की इकाई है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, अगर चाहो तो लिख लीजिएगा। इकाई है, मैं शॉर्टली आपको चीज़ें बताती जाऊंगी। ठीक है, इकाई है। और उसके बाद अगर हम बात करें, जब भी हमें वस्त्रों का अध्ययन करना है या वस्त्र का निर्माण करना है तो प्रश्न बन सकता है सबसे पहले हमें किसका अध्ययन करना चाहिए, तो सबसे पहले हमें रेशे का अध्ययन सर्वप्रथम करना चाहिए। का अध्ययन हमें सर्वप्रथम किसी भी वस्त्र के निर्माण में सबसे पहले हमें रेशे का अध्ययन करना यहाँ पर बहुत ही कहते हैं ना इम्पॉर्टेंट है। अगर हम आगे बढ़ें इसी नेचर में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अगर हम प्रश्न कभी भी पूछा जाए रेशों का मूल स्रोत क्या है, अगर आपसे पूछा जाए मूल स्रोत क्या है, तो भाई हमने रासायनिक कृत्रिम ये तो बाद में बनाने शुरू किए ना, तो प्रकृति हमारे रेशों का मूल स्रोत है। ओके, प्रकृति हमारे रेशों का मूल स्रोत है। प्रकृति प्रदत्त जो रेशे होते हैं वो हमारे मूल रेशे कहलाते हैं। तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब बात आती है कि प्रकृति में हमारे जो रेशे मिलते थे, अब लोग क्या करते हैं, नए नए रेशे बनाने लगे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए जो कृत्रिम रेशे होते हैं वो हम किस चीज़ से बना सकते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं लाइन खींच देती हूँ, आगे लिखिए कृत्रिम। आप अपनी कॉपी में बढ़िया सुंदर सा लिखिए, मेरी तरह सड़ी हुई राइटिंग में मत लिखिएगा, क्योंकि मेरी कुछ मजबूरी है इस समय। ठीक है, हाथ से लिखना फ़ोन की स्क्रीन पर आसान काम नहीं है, आप खुद अपने घर पर कोशिश करके देखिएगा। ठीक है, तो कृत्रिम जो रेशे होते हैं, कृत्रिम जो वस्त्र होते हैं वो किस किस चीज़ से बनाए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। जो जल होता है, बहुत से लोगों को ये टॉपिक नया होगा, वो कहेंगे अरे पानी से कपड़े कैसे बनते हैं, भाई ये रासायनिक प्रोसेस है, सब कुछ आजकल हो सकता है। जल है, कार्बन है। ओके, कार्बन से भी कपड़े बनते हैं क्या? बिल्कुल बनते हैं भाई। हाइड्रोजन, अरे ये तो गैस है, इससे कैसे बनेंगे, इससे भी बनते हैं भैया, हाइड्रोजन से भी कपड़े बनते हैं। ओके, विस्फोट नहीं होता, कपड़े बनते हैं। ओके, और उसके साथ साथ O2 ऑक्सीजन से भी कपड़े बनते हैं, ये तो सांस लेने के काम आती है भाई, इससे कपड़े कैसे बन रहे हैं? ये सब एक क्या है, रासायनिक विधि है। क्या है ये? रासायनिक विधि है भाई। रासायनिक विधि से जो बनते हैं तो ये हमारी ऑक्सीजन भी ले लेते हैं, हमारा पानी भी ले लेते हैं। ठीक है, और कार्बन हाइड्रोजन तो इन्हें मिल ही जाती है फोकट में।
ठीक है। तो कह सकते हैं ये इन सभी चीज़ों से रासायनिक रेशे बनाए जाते हैं। मैं आपको समझाने के लिए कि आराम से आप खुशी से एंजॉय करके पढ़िए, ये सारे थोड़े शब्द यूज़ कर रही हूँ, बकाया अन्यथा मत लीजिएगा कोई भी चीज़, ठीक है। मैं समझा रही हूँ कि जो आपके रासायनिक रेशे होते हैं वो जल से भी बनते हैं, कार्बन से भी बनते हैं, हाइड्रोजन से भी बनते हैं, ऑक्सीजन से भी बनते हैं। तो आपको पूछा जाए कि कृत्रिम रेशे में क्या क्या चीज़ प्रयोग होता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वस्त्र की लोकप्रियता कैसे बढ़े, सबसे बड़ी बात ये आती है कि वस्त्र लोकप्रिय कब होगा। अगर आप वस्त्र अच्छा पहनना चाहते हो और रेशा जो है बहुत निम्न कोटि के लिए रखा है तो भाई वस्त्र कभी अच्छा नहीं होगा। लेकिन तो अगर आप चाहते हो वस्त्र इतना अच्छा हो कि लोग हमें ही देखें, हमारा वस्त्र बहुत हर जगह पसंद किया जाए, लोगों की नज़रों में आए, तो सबसे पहले रेशे कैसे होने चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, ये चीज़ हमने हालांकि कल बता दी थी। तो रेशे में क्या होनी चाहिए, चमक अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, चमक अच्छी होनी चाहिए, मजबूती होनी चाहिए, हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए, मजबूती, ओके। क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, मजबूती होनी चाहिए, कोमलता होनी चाहिए भैया, कोमल होना चाहिए, टिकाऊपन होना चाहिए, ये नहीं हो एक रात पहना दूसरी रात बेकार, ठीक है। एक टिकाऊपन होना चाहिए रेशे में, वो सुंदर लगना चाहिए, आँखों में सुंदर लगना चाहिए, चुभना नहीं चाहिए, ठीक है। ये सारे गुण इसमें होने ही होने चाहिए। इसके बाद अगर और बढ़ते हैं तो भाई लंबे होने चाहिए, ठीक है, लंबे रेशों के कपड़े अच्छे बनते हैं, मजबूत बनते हैं, ठीक है। और इसमें तन्यता का गुण होना चाहिए, लचीलापन की हम बात कर ही चुके हैं, लचीलापन होना चाहिए, मजबूत होने चाहिए, सारी चीज़ें हम बात कर चुके हैं। तभी जाके कहीं आपको अच्छा वस्त्र देखने को मिलेगा, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब बात आती है जो रेशे होते हैं, ठीक है, रेशे होते हैं। अगर आप घर में पहनने वाले कपड़े ले रहे हो तो कैसे रेशे के होने चाहिए। तो एक घर में पहनने वाले, देखो ये बेसिक से प्रश्न कभी कभी बन जाते हैं, इसलिए मैं बता देती हूँ। हालांकि ये तो आप नॉर्मल समझ सकते हो कि जब हम घर में कोई पहनने को कपड़ा खरीदते हैं तो कैसा होना चाहिए, कोमल होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, ठीक है। पसीना सोखने का उसमें गुण होना चाहिए, तरल पदार्थ सोखने का गुण होना चाहिए, पहनने के लिए ही नहीं। मान लो आप घर में किचन में काम कर रहे हो, है ना, और किचन आप जानते हो आजकल सभी के पत्थर पड़ा होता है, तो उस पर बार बार गीला होता है, बार बार गीला होता है, तो क्या है, आप जितनी बार पोछोगे कपड़ा गीला, जितनी बार पोछोगे तो कपड़ा गीला। तो इसलिए ऐसा कपड़ा किचन का भी होना चाहिए जो पानी को ऑब्जर्व कर ले। खासतौर से प्रश्न में जो आता है तो हम लीलन आंसर करते हैं, ठीक है, लेकिन लीलन इतना महंगा होता है कि हम पहन नहीं पाते हैं, किचन में कौन ही इस्तेमाल करेगा। लेकिन हाँ भैया, रईस लोग करते भी हैं, है ना। तो मतलब समझने को आपको पता होना चाहिए आंसर कि लीलन जो होता है किचन के लिए अच्छा होता है, ठीक है। रंगने व ब्लीच, रंग जो है उतरने वाला, बहुत ज़्यादा फेड होने वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि घर में जो है आप कपड़ा जो पहनोगे रोज़ तो रोज़ धोगे भी उसे, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो होती है घर में पहनने वाले, अगर वस्त्र पूछे जाए कैसे होने चाहिए तो आपको ये पता होना चाहिए, मतलब किस तरीके के, क्योंकि हम रेशों के गुण पढ़ रहे हैं ना, तो हमें पता होना चाहिए जो घर में हम वस्त्र पहनने को लेते हैं तो उनमें किस तरीके के गुण होने चाहिए, ठीक है। तो आगे अगर हम बात करते हैं मजबूती की, तो मजबूती रेशों में क्यों आवश्यक है, मजबूती रेशे में क्यों आवश्यक है। अब ये बात आती है भाई मजबूत क्यों होना चाहिए, तो भाई हम पहनते हैं इसलिए तो मजबूत होना ही चाहिए। लेकिन आप क्या करते हो, वस्त्र को कहीं भी दबा देते हो, मतलब दबाव में भी आते हैं वस्त्र, ओके, होता है ना कि बहुत सारे काम होते हैं, जब वस्त्र को धोते हो तो दबाव भी पड़ता है, उस पर रगड़ भी पड़ती है, ओके, रगड़ भी पड़ती है, तनाव भी होता है भाई, खींचातानी भी होती है। घर में छोटे बच्चे हो तो पूरे दिन कपड़े खींचते हैं, ठीक है, खींचातानी का भी काम हो जाता है भैया, धोते समय भी हो जाता है, पहनते समय भी हो जाता है, कोई कपड़ा टाइट है तो उसे बहुत खींचना पड़ता है। तो ये खींचातानी, ये सारे गुण होने चाहिए भाई। वस्त्र में मजबूती होगी तभी तो इन सारी चीज़ों को वो सहन कर पाएगा। तो इस वजह से मजबूत रेशे हमारे होने ही चाहिए, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं टेंसिल स्ट्रेंथ, अच्छा हाँ, टेंसिल स्ट्रेंथ क्या होती है, मजबूती की तरह ही आप इसको समझ सकते हो, लेकिन जो हमारी मेनली तनाव शक्ति होती है या तनाव सामर्थ्य होती है कि कोई रेशा है, आपने इसको ताना, खींचा अपनी पूरी शक्ति से, तो वो टूटा या नहीं टूटा, ठीक है, वो उसकी क्षमता को अगर हम चेक करते हैं तो हम उसको टेंसिल स्ट्रेंथ कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है, टेंसिल स्ट्रेंथ का ध्यान रखिएगा। जब हम कोई रेशा या धागा उसको तनाव, ठीक है, तनाव में लेते हैं या हम खींचते हैं अपनी शक्ति से, तो जब वो अगर टूट रहा है या नहीं टूट रहा है, उसकी वो क्षमता का जब हम आकलन करते हैं तो उसको हम टेंसिल स्ट्रेंथ कहते हैं। बकाया आगे हम अगर बात करें कि भाई रेशों में और कौन सा गुण होना चाहिए, तो रेशों में लंबाई का गुण होना चाहिए, ठीक है। रेशों में कौन कौन से गुण होने चाहिए, लंबाई के गुण होने चाहिए, ओके, लंबाई का गुण भी रेशों में होना चाहिए, ओके, लंबाई का गुण रेशों में होना चाहिए। जैसे कि कैसा, फिलामेंट होना चाहिए भाई, लंबाई में खास तौर से फिलामेंट जो रेशे होते हैं उनके कपड़े अच्छे बनते हैं। अब फिलामेंट आपको हमने कल बता दिया था, उसे डिटेल में देखना हो तो देख लीजिएगा। एक रेशिए, ठीक है, फिलामेंट कितने होते हैं, एक रेशिए होते हैं, और दूसरे क्या होते हैं, बहुरेशिए होते हैं, ओके, बहुरेशिए। एक रेशिए मतलब मोनोफिलामेंट और बहुरेशिए मतलब मल्टी फिलामेंट, ओके। तो ये दो तरीके के रेशे जो होते हैं आपके फिलामेंट में देखने को मिलते हैं।
लेकिन कभी आपसे अगर पूछा जाए, ये दो हमने कल आपको पढ़ाए थे, लेकिन मैं और बुक पढ़ रही थी तो कहते हैं ना जितनी ज़्यादा बुक पढ़ो उतना ज़्यादा ज्ञान मिलता है, ठीक है। तो उसमें मैंने देखा कि उसमें बुक में जो है, तो मैंने सोचा बता दूं, बाई चांस वहाँ से प्रश्न आ जाए। तो एक रेशीय, बहुरेशीय, तो उस बुक में क्या है, द्विरेशीय भी दिए हुए हैं, ठीक है, द्विरेशीय। तो अगर आपसे दो ना मिले तो आप ऐसे भी आंसर की कितने होते हैं फिलामेंट रेशे, तो 4 प्रकार के भी आप कर सकते हो, ठीक है। एक रेशीय, बहुरेशीय, द्विरेशीय और चौथा कौन सा होता है, त्रिरेशीय, ठीक है। 3 रेशों से बना धागा, ठीक है, त्रिरेशीय। द्विरेशीय मतलब 2 रेशों से बना धागा, बहुरेशीय मतलब बहुत सारे रेशों से बना धागा, एक रेशीय मतलब एक ही रेशे का बना हुआ धागा, ठीक है। तो त्रिरेशीय को हम ट्राई फिलामेंट कहते हैं, द्विरेशीय को हम बाई फिलामेंट कहते हैं, ठीक है, बाई फिलामेंट कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, बाई फिलामेंट, ओके। फिलामेंट की तो पता ही होगी स्पेलिंग, बाई फिलामेंट और ट्राई फिलामेंट कर लीजिएगा इनको। तो ये लंबाई के आधार पर जो होते हैं रेशे होते हैं। जो एक रेशीय रेशे आपके होते हैं, इनके विषय में अगर हम थोड़ी सी बात करें तो ये जालीदार, कोमल, मुलायम और कह सकते हैं नरम वस्तुओं का इनसे निर्माण होता है। कौन से लिख देती हूँ क्योंकि ये प्रश्न बन सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो एक रेशीय रेशे होते हैं फिलामेंट में, उनसे कौन से वस्त्र बनाए जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए एक रेशीय धागे से कौन कौन से वस्त्र बने होते हैं। तो जालीदार जो कपड़े होते हैं वो आपके एक रेशीय से बने होते हैं, ठीक है। जालीदार जो होते हैं आपके एक रेशीय से बने होते हैं। कोमल कपड़े जो होते हैं वो भी कहते हैं, क्योंकि वो रेशे जो होते हैं सिंगल होते हैं, तो मुलायम से कपड़े होते हैं, ओके, ज़्यादा टाइट नहीं होते। तो ये कोमल कपड़े होते हैं, मुलायम कपड़े होते हैं, ये एक रेशीय धागे से बने हुए होते हैं, ओके। मुलायम एवं नरम, धागा निकल रहा है मतलब रेशे की बात कर रहे हैं, एवं नरम वस्त्र जो होते हैं आपके किससे बने होते हैं, एक रेशीय से बने हुए होते हैं। यहीं पर अगर हम बहुरेशीय की बात करें, ठीक है, बहुरेशीय की अगर बात करें, बहुरेशीय से कौन कौन से कपड़े हमारे बनाए जाते हैं, तो बहुरेशीय से आप जानते हो रेशमी साड़ियाँ हो गई, ओके, रेशमी साड़ियाँ हो गई, ओके, रेशमी साड़ियाँ हो गई। जो ऊनी वस्त्र हो गए होते हैं आपके, ये भी बहुरेशीय होते हैं, ऊनी वस्त्र हो गए। ब्लाउज भी आपका जो बनता है वो भी बहुरेशीय से बनता है, ओके, ब्लाउज जो होता है। शर्ट है आपकी, पैंट है, ये सब बहुरेशीय रेशों से बने हुए मजबूत, टिकाऊ एवं सुंदर कपड़े माने जाते हैं। शर्ट और पैंट भी यहाँ पर नोट कर सकते हो। तो मतलब पता होना चाहिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से कपड़े बनाए जाते हैं, कई बार अब मान लो आपको पता ही नहीं है बहुरेशीय से कौन कौन से रेशे बनाए जाते हैं, अब ऑप्शन में जालीदार भी दे दिया तो गलत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए चीज़ें आपको हमें पता होना चाहिए। और बकाया तो हम बता ही चुके हैं, जो फिलामेंट रेशे होते हैं मीटर में मापे जाते हैं, ठीक है। प्रकृति में एकमात्र रेशम ऐसा रेशा है जो फिलामेंट रेशा है। कृत्रिम में सभी रेशे फिलामेंट प्राप्त होते हैं, अगर आवश्यकता होती है तो उन्हें छोटे टुकड़ों में काट कर स्टेपल बना लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम बात कर ही चुके हैं क्लास में कल। आगे हम बात करते हैं और रेशे कैसे होने चाहिए। वही सारे रेशों के गुण पढ़ रहे हैं ना, तो रेशे के गुण में सब चीज़ आ जाएगा कि फिलामेंट रेशे कैसे होते हैं, स्टेपल रेशे कौन से होते हैं। तो ये सारे गुण हैं रेशों के, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो स्टेपल भी एक क्वालिटी है भाई, कुछ रेशे छोटे होते हैं। तो स्टेपल में क्या होता है आप जानते हैं, इंच और सेंटीमीटर में मापन करते हैं। कल जो बात हो गई उस पर हम बार बार चर्चा नहीं करेंगे। हमने बताया ये आधा इंच से लेकर 18 या 18 से 30 इंच तक क्या होते हैं रेशे, ये बड़े होते हैं, मतलब छोटे होते हैं। स्टेपल फाइबर छोटे होते हैं तो आधा इंच से लेकर ये 18 से 30 इंच तक के होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम कल की क्लास में कर चुके थे, ठीक है। तो ये जो होता है खासतौर से जो कौन कौन से होते हैं स्टेपल, सूत और सूतिक जो होते हैं, सूत और प्लस ऊन, ये मुख्य रेशे ऐसे हैं जो प्रकृति में हमें मिलते हैं और बहुत ज़्यादा छोटे रेशे माने जाते हैं, और जो कि स्टेपल हैं। और ख़ास तौर से इन्हीं से वस्त्र जो हैं सबसे ज़्यादा पसंद भी किए जाते हैं, जो बनते हैं छोटे रेशों में सबसे ज़्यादा वस्त्र इन्हीं के बनते हैं। बकाया आप जानते हो जूट से वस्त्र नहीं बनता है, कापोक से वस्त्र नहीं बनता है। तो जो छोटे रेशे होते हैं उनमें सूत और ऊन एक ऐसा रेशा है जिससे वस्त्र बहुत ज़्यादा मात्रा में बनते हैं स्टेपल फाइबर में, मतलब इनके गुण अच्छे होते हैं, कहने का मतलब यहाँ पर ये है, ओके। अब बात आती है कि जो रेशे होते हैं उनमें फिलामेंट टो क्या होता है। हालांकि कल भी हमने बता दिया था फिलामेंट टो के विषय में। फिलामेंट टो क्या होता है, देखो ये सारे रेशों के गुण में आ रहे हैं, तो इसलिए हमारा काम है आपको यहाँ पर बताना। तो फिलामेंट टो एक रेशों की रस्सी होती है, खासतौर से जो कृत्रिम रेशे होते हैं उनमें मानी जाती है ये, ओके। रेशों की रस्सी जो होती है, ओके, जब हम क्या करते हैं जो कृत्रिम रेशे होते हैं उनके बहुत सारे रेशों को मिलाकर कृत्रिम रूप से जो हम धागा बनाते हैं उनको बहुत सारा धागों को मिलाकर हम जब बटाई करते हैं, ठीक है, तो एक रस्सी की तरह बन जाती है, तो हम उसको फिलामेंट टो कहते हैं, ठीक है। फिलामेंट टो कहते हैं, कल की क्लास में हमने आपको ये बता दिया था, ओके। तो हम इसको क्या करते हैं, फिलामेंट टो कहते हैं। अच्छा, ये इसमें अगर पूछे जाए ऐंठन के विषय में, फिलामेंट टो की बात कर रहे हैं, ठीक है,
ध्यान रखिएगा, फिलामेंट की बात नहीं कर रहे, फिलामेंट टो की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐंठन अगर आपसे इसमें पूछी जाए कितनी होती है, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसलिए इसको अलग से लाई हूँ लिखकर। ये अनिश्चित होती, कल की क्लास में ये बात नहीं हुई थी, ठीक है। तो ऐंठन कैसी होती है, इसमें अनिश्चित ऐंठन होती है, ओके। इसमें होता क्या है, जब हमारे रेशे से धागे बनते हैं तो क्या करते हैं, कताई का एक प्रोसेस होता है, कताई का प्रोसेस होता है। तो इसमें इसको क्या किया जाता है, कताई के बाद लहरदार बनाया जाता है। कताई के बाद, जैसे रस्सी नहीं लहरदार होती है घूमी घूमी से, तो इसको लहरदार बनाया जाता है, ये इसका डिफरेंस होता है, ठीक है। नॉर्मल जो होते हैं फिलामेंट और फिलामेंट टो का ये डिफरेंस है कि लहरदार बनाई जाती है कब, जब कताई का प्रोसेस हो जाता है तो इसको लहरदार बनाया जाता है, इसको हम फिलामेंट टो कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कितने तंतु इसमें मिले होते हैं, तो इसमें कई हजार मानव निर्मित तंतु होते हैं, कई हजार मानव निर्मित तंतु की ये एक रस्सी होती है, ठीक है। मानव निर्मित तंतु की ये एक क्या होती है, निर्मित तंतु की एक क्या होती है, ये रस्सी होती है। क्या बताने की आवश्यकता है, इतना आपने सुन लिया होगा, लिख लीजिए, ओके। जरूरी है, अगर मैं मेरी उंगली नहीं चल रही तो आप अपने पेन से लिख लीजिए। तो मानव निर्मित तंतु, जो मानव निर्मित तंतु होते हैं, ठीक है, उनकी एक ये रस्सी होती है। तो इतना आपको आज फिलामेंट टो के विषय में आई होप पता होगा भी, तो रिवीजन हो गया होगा, और नहीं पता होगा तो आपको ये नई जानकारी मिल गई होगी यहाँ पर, आई होप, मुझे ये उम्मीद है। अच्छा, जो मजबूती होती है निर्भर किस पर, रेशे की जो मजबूती है किस पर निर्भर करती है, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो रेशे की जो मजबूती किस पर निर्भर करती है, अगर ये प्रश्न बने, मजबूती, ठीक है, मजबूती किस पर निर्भर करती है, तो लंबाई तथा, मजबूती पर क्या, लंबाई तथा आकार पर निर्भर करती है। रेशे की जो जितना ज़्यादा लंबा रेशा होगा उतना ज़्यादा मजबूत होगा। तो रेशे का लंबाई क्या है तथा आकार क्या है, इस पर रेशों की मजबूती डिपेंड करती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें जो वस्त्र निर्माण होता है, तो वस्त्र निर्माण में कहते हैं 1 से 60 डेनियर तक का जो धागा होता है, डेनियर का मतलब हमने आपको बताया था मोटाई से होता है, ठीक है। तो 1 से 60 डेनियर के जो रेशे होते हैं वो तो सही होते हैं, जो 1 से 7 डेनियर के रेशे होते हैं वो तो उपयुक्त होते हैं वस्त्रों के निर्माण हेतु, मतलब अच्छे होते हैं। लेकिन जैसे ही ये डेनियर जो है इससे अधिक जाएगा, ठीक है, मान लो इससे 1 से मतलब 8 चला गया, 9 चला गया, 10 चला गया, जितना डेनियर बढ़ता जाएगा उतना ही धागा कैसा होगा, धागा कैसा हो जाएगा भाई, धागा हो जाएगा आपका मोटा, ओके। कैसा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। मोटा हो जाएगा तो मतलब वस्त्र अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वस्त्र ज़्यादातर मुलायम और मतलब हल्के ही अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो 1 से 7 डेनियर तक के जो रेशे होते हैं वो कैसे होते हैं, वो अच्छे होते हैं। बकाया इससे जैसे ही डेनियर बढ़ेगा धागा मोटा होगा तो वस्त्र भी भारी बनेगा, जो अच्छा नहीं लगेगा। तो मजबूती भी रेशे के लिए बहुत इफेक्ट करती है, और डेनियर भी, मोटाई भी रेशे के लिए प्रभावित करती है। रेशे को प्रभावित करेगी तो धागा प्रभावित होगा, धागा प्रभावित होगा तो वस्त्र प्रभावित होगा ही होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, हमें रेशों के अच्छे वस्त्र मतलब मिल्स बना सकें, हम अच्छे वस्त्र बना सकें, तो रेशे में और कौन सा गुण होना चाहिए, क्रिम्प होनी चाहिए, ठीक है। एक अच्छी क्रिम्प होनी चाहिए। क्रिम्प क्या होती है, अगर हम क्रिम्प के विषय में बात करें तो क्रिम्प जो होती है, क्रिम्प का अर्थ होता है रेशों की आपस में जुड़ने की क्षमता, ठीक है। रेशों की आपस में जुड़ने की जो क्षमता होती है उसे ही क्रिम्प कहते हैं। जुड़ने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, क्षमता को क्रिम्प कहते हैं, क्षमता को क्रिम्प कहते हैं, ओके, क्रिम्प कहते हैं। लो मैंने पूरा लिख दिया, बस राइटिंग इससे ज़्यादा सुंदर नहीं मिल सकती, ठीक है। क्रिम्प जो होती है रेशों के आपस में जुड़ने की क्षमता को क्रिम्प कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी अगर हम बात करें, ये जो रेशे होते हैं, ओके, तो इनकी जो घुंघरालेपन पर ये निर्भर करता है, ठीक है। रेशों की लंबाई प्लस किस पर, क्रिम्प किस पर निर्भर करती है, अगर आपसे पूछा जाए तो रेशों की लंबाई पर, भाई रेशे कितने लंबे हैं, जितने लंबे होंगे उतनी अच्छी क्रिम्प होगी, ठीक है। उसके ऐंठन पर, ओके, ऐंठन पर, भाई ऐंठन की क्षमता है या नहीं है, और उसके घुंघरालेपन पे, ठीक, घुंघरालापन जो है, घुंघरालापन, ओके, पर ये क्रिम्प निर्भर करती है। तो 3 चीज़ें याद रखनी है क्रिम्प के विषय में, लंबाई, ऐंठन और घुंघरालापन जो है क्रिम्प के लिए जिम्मेदार होता है। जितनी अच्छी लंबाई होगी, जितनी अच्छी ऐंठन होगी, जितना अच्छा रेशे में घुंघरालापन होगी, क्रिम्प उतनी ही अच्छी होगी, और उतनी जितना अच्छा घुंघरालापन होगा उतना ही उसमें ऐंठन की क्षमता होगी। और जब ऐंठन अच्छी से कोई भी रेशा है ऐंठन अच्छी बर्दाश्त कर लेता है तो उससे धागा अच्छा बनता है, और धागा अच्छा बनेगा तो वस्त्र भी अच्छा बनेगा, ठीक है। कापों से कपड़े क्यों नहीं बनते हैं, पहले ही बता चुके हैं, उनमें क्या ऐंठन का गुण नहीं होता, ठीक है। तो आगे अगर हम बात करते हैं क्रिम्प के प्रकार की, भाई रेशों के लिए क्रिम्प आवश्यक है, हमें ये तो पता चल गई, लेकिन क्रिम्प कितने प्रकार की होती, तो क्रिम्प के अगर हम प्रकार की बात करें, क्रिम्प के प्रकार,
के प्रकार की बात करें, प्रकार, ओके, तो ये 3 प्रकार की होती है। तीन प्रकार की कौन कौन सी होती है? एक तो आपकी तंतु की क्रिम्प होती है, तंतु क्रिम्प, ठीक है, शॉर्टली ही लिखूंगी फ़ोन पर, तंतु क्रिम्प, परमाणु क्रिम्प, परमाणु क्रिम्प। तीसरी धागे की क्रिम्प, धागे की क्रिम्प। आपको आज मैं एक क्लास में एक चीज़ और बता दूं, हो सकता है मैंने किसी क्लास में बताया भी हो आपको, ऐसा नहीं कि मैं इतनी कंजूस हूँ, आपके लिए कोई व्यवस्था करी नहीं। मैंने माइक भी मंगाया, ठीक है, और मैंने राइटिंग टैब भी मंगा रखा है, ठीक है, सब कुछ मंगाया मैंने। लेकिन समस्या ये हुई, पहले जानकारी थी नहीं ऑनलाइन क्लास को चलाने की, जब ये चीज़ें मंगा ली, ठीक है, फ़ोन पे देख के मंगा तो लिया, लेकिन जो हमारे पास वीवो का फ़ोन है, वीवो के फ़ोन में ना तो माइक कनेक्ट हुआ बोया का, और ना ही राइटिंग टैब कनेक्ट हुआ। इस वजह से मजबूरी में मुझे उंगली से लिखना पड़ रहा है। तो मैं जब वही मैं सोच के चल रही हूँ, जल्दी से कोई व्यवस्था हो जाती है, तो माइक भी है मेरे पास, राइटिंग टैब भी है, तो मेरी राइटिंग इतनी गंदी नहीं आएगी। अभी वही बात है, हाथ से लिखो तो भाई हो जाता है, हाथ से फ़ोन की स्क्रीन जरा सी है और हाथ से लिखो तो दिक्कत होती है, ठीक है, तो राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है। तो इस वजह से बस मुझे बस राइटिंग का थोड़ा डर लगता है कि आप लोग गुस्सा होते होगे कि मैम ये क्या लिख के ला रही हो, क्योंकि सब जगह आपको अच्छा अच्छा पढ़ने को मिल रहा है, हमारे चैनल पर इतनी गंदी राइटिंग मिल रही है, तो भाई बुरा तो लगता ही होगा। लेकिन कोई नहीं, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो आप लोग, ठीक है। तो तंतु क्रिम्प, परमाणु क्रिम्प और धागे की क्रिम्प, ये 3 तरीके की क्रिम्प जो होती है मानी जाती है। तो जो रेशे में, रेशा जैसे तंतु मतलब क्या हो गया, रेशा हो गया, ठीक है, रेशे में जो ऐंठन और घुंघरालापन होता है, भाई किसी भी रेशे में, मान लो कपास है, ऊन है, तो ये रेशा है ना, रेशे से ही कपड़े बनते हैं। तो रेशे में जो ऐंठन हो गया आपका, ओके, ऐंठन हो गया, जो घुंघरालापन हो गया, तो अगर ये चीज़ तंतु में पाई जा रही है तो ये तंतु की क्रिम्प हो जाएगी। भाई तंतु के नाम से ही पता चल रहा है, तो ये तंतु की क्रिम्प कहलाएगी। और अगर परमाणु क्रिम्प की अगर हम बात करें, तो कभी कभी क्या होता है, जो रेशे में जो रेशे जो होते हैं, आप जानते हो कोई भी चीज़ है तो वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बनकर जुड़कर बनी है, ठीक है। मान लो ये धागा, कोई रेशा है, कोई अणु है, वो भी किससे बना है, ये छोटे छोटे अणुओं से बना है। रेशा है वो छोटे छोटे अणुओं से बना है, तो ये क्या है, ये परमाणु क्रिम्प कहेंगे हम इसको, ठीक है। ये छोटे छोटे परमाणु हो गए, इनसे रेशा बन गया, रेशे से धागा बन गया, ठीक है, परमाणु से रेशा बना, रेशे से धागा बना, ऐसे भी आप इसको समझ सकते हो, क्योंकि जो कृत्रिम रेशे होते हैं उनमें परमाणु ही काम करते हैं, ओके। तो परमाणु क्रिम्प जो होते हैं, तो ये रेशों में विभिन्न परमाणुओं के जुड़ने व श्रृंखला के कारण ये जो लचक होती है, ठीक है, परमाणुओं में क्या होता है, जुड़ने की जो क्षमता होती है, श्रृंखला होती है, जो अणु है छोटे छोटे एक दूसरे से जुड़े, फिर रेशा बना या धागा बना, जो भी हो, रासायनिक जगत में अणुओं का ही प्रयोग किया जाता है। जो रासायनिक रेशे बनते हैं उनमें अणु का ही प्रयोग किया जाता है। तो जब ये छोटे छोटे अणु जुड़ते हैं, ठीक है, तब जो ये श्रृंखला बनाते हैं धागों की, तो उसको हम परमाणु क्रिम्प कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है धागे की क्रिम्प क्या होती है। तो धागे की जो क्रिम्प होती है, रेशे से धागे बनते हैं, तो रेशे से जो बने धागे होते हैं वो आपस में कैसे जुड़े हैं, तो रेशे से बने हुए धागे कैसे रेशे जुड़े और कैसे धागे बने, तो ये जो क्षमता होती है, भाई रेशे से कताई होकर धागा बनता है, तो ये धागा कैसे बना जाके, तो रेशा कैसे जुड़ा हुआ था, ये जो क्षमता बताता है, तो वो हम कहते हैं किसको, हम धागे की क्रिम्प कहते हैं, ठीक है, कि धागा किस तरीके से बना, तो ये धागे की क्रिम्प कहलाती है। अब बात आती है रेशों में, रेशों की अवशोषकता की बात कर लेते हैं, क्योंकि सारा रेशों की क्वालिटी ही है ये सारी, ठीक है, हम इनको सबको ही यहाँ पर निपटाएंगे, जिससे हमें रेशों के गुण अलग से नहीं पढ़ने पड़े। तो अवशोषकता का जो गुण होता है रेशों में, उसकी बात हम कर लेते हैं, ऑब्जर्वेंसी की बात, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हो गया, बस कोई नहीं। जो अवशोषकता होती है ये कैसे आती है, तो ये भी क्रिम्प के कारण आती है। रेशों में जो अवशोषकता का, जो पानी के सोखने की जो क्षमता होती है रेशों में, वो भी क्रिम्प के कारण होती है। हमने क्या कहा, घुंघरालापन से क्रिम्प आती है, और घुंघराला रेशा जो है पानी को भी ज़्यादा सोखता है, ठीक है। तो जो अवशोषकता है वो क्रिम्प के कारण होती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि अगर हम बात करें, अब अगर बात करें, क्रिम्प जो होती है जरूरी नहीं कि प्राकृतिक तौर पर ही हो, कभी कभी प्राकृतिक रूप में भी क्रिम्प पाई जाती है रेशों में, लेकिन कभी कभी कम होती है या नहीं होती है, तो हम मशीनीकरण में क्या करते हैं, मशीनीकरण से रोलर होते हैं, तो रोलर की सहायता से क्या करते हैं, हम रेशे को चपटा कर देते हैं, ठीक है, और चपटा करने से क्या होता है, इसमें क्रिम्प का गुण आ जाता है, मतलब क्रिम्प इसमें उत्पन्न कर दी जाती है। अब अगर किसी रेशे में, अब ज़्यादातर चीज़ है जो क्रिम्प के इर्द गिर्द घूम रही है, क्योंकि क्रिम्प रेशे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए क्रिम्प के कारण रेशों में रंगाई अच्छे से हो जाएगी। सबसे अच्छी फ़ायदा ये है, रंगाई अच्छी होगी तो छपाई भी अच्छी हो जाएगी,
ओके, क्योंकि पानी को सोखने की क्षमता आ गई तो रंगाई को भी अच्छे से एक्सेप्ट कर लेगा, छपाई को भी, साथ ही साथ धुलाई भी, क्योंकि ऑब्जर्वेंसी का गुण आ गया ना तो धुलाई भी अच्छे से हो जाएगी। ओके, तो ये सारे काम कैसे होते हैं, आसान हो जाता है। दूसरी बात है, क्रिम्प के कारण जब पानी के सोखने की क्षमता होती है तो पसीना को सोखता है हमारा शरीर, इसीलिए कपास के रेशे में जो हम कह सकते हैं क्रिम्प ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि ये पानी को ज़्यादा हमारे शरीर से सोख लेता है। तो ये क्या है, क्रिम्प के कारण वस्त्र क्या होता है, ठंडा भी रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि पानी को सोख लेगा, ठीक है, पानी को सोख लेगा तो वो शरीर ठंडा हो जाएगा, ठीक है, तो ये ठंडक भी प्रदान करता है। आगे अगर हम बात करें कि जो कृत्रिम रेशे होते हैं, अगर कृत्रिम रेशों में क्रिम्प की अगर हम बात करें तो कृत्रिम रेशों में क्या होता है, क्रिम्प दिखाई नहीं देती। अगर आपसे पूछा जाए कौन से रेशों में जो है क्रिम्प दिखती नहीं, तो कृत्रिम रेशों में जो है क्रिम्प नहीं दिखाई देती, रेशों में नहीं दिखाई देती क्या चीज़, क्रिम्प, ठीक है, नहीं दिखाई देती क्या चीज़ अगर पूछा जाए तो क्रिम्प। ओके, क्रिम्प जो है नहीं दिखाई देती, किसमें, कृत्रिम रेशों में क्रिम्प नहीं दिखाई देती। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कृत्रिम रेशों में क्रिम्प जो होती है अविकसित अवस्था में होती है। ओके, प्राकृतिक रेशों में विकसित होती है, लेकिन जो कृत्रिम रेशे होते हैं इनमें जो क्रिम्प होती है वो अविकसित होती है। अब अगर आप बात किया जाए कि क्रिम्प को भाई विकसित नहीं करोगे तो फिर कृत्रिम रेशे आप पहन नहीं पाओगे, कृत्रिम रेशों के बने वस्त्र आप पहन नहीं पाओगे, तो इसमें विकसित किया जाता है, किसके माध्यम से इसको विकसित किया जाता है क्रिम्प को, कृत्रिम रेशों में, तो ये याद रखिएगा, आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊष्मा के माध्यम से इसको विकसित किया जाता है, ठीक है, ऊष्मा के द्वारा क्या किया जाता है, इसको विकसित किया जाता है। ओके, तब ये कपड़े पहनने योग्य बनते हैं। अब बात आती है कि रेशे में चमक का गुण भी होना चाहिए भैया, ठीक है, चमक भी जरूरी है। तो चमक कैसे आप लाओगे भाई, रेशे के लिए चमक कैसे लाओगे, रेशा चमकीला तो होना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो आँख में चुभने वाला नहीं हो, तो इसके लिए क्या होगा, जितना रेशा चपटा होगा, आप जानते हो लीलन का रेशा है, उस पर बीटिंग प्रोसेस करते हैं, क्या क्यों करते हैं, क्योंकि उसको चपटा करते हैं, ठीक है, तो चपटा करते हैं, चपटे से क्या होता है, उसमें चमक बढ़ जाती है। तो चमक बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, रेशे को मतलब या तो रेशा लंबा होना चाहिए या फिर उसको चपटा किया जाता है, तो इस तरीके से उसमें चमक बढ़ जाती है। ओके, प्राकृतिक चमक भी होती है, ऐसा नहीं कि हमेशा विकसित ही करनी पड़ती, प्राकृतिक चमक भी पाई जाती है, किसमें, रेशम में, रेशम में आपकी प्राकृतिक होती है, कृत्रिम में प्राकृतिक चमक होती है, ठीक है, प्राकृतिक रूप में पाई जाती है, लेकिन जहाँ नहीं पाई जाती है उसमें रेशे को लंबा किया जाता है या फिर चपटा किया जाता है, तब जाकर चमक आती है। अब एक गुण और होना चाहिए रेशों में, लगभग हमने सारे गुण की बात कर ली, एक होता है प्रत्यास्थता का गुण। प्रत्यास्थता आप सभी जानते हो, प्रत्यास्थता और प्रतिस्कंदता ऊन में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है, जिसमें प्रत्यास्थता की हम बात करेंगे, ये क्या होती है, रेशों की परमाणु श्रृंखला पर निर्भर करती है। जो प्रत्यास्थता होती है किस पर निर्भर करती है, तो ये परमाणु की श्रृंखला पर निर्भर करती है। देखो, रेशे भी परमाणुओं से ही बने होते हैं भाई, सबसे छोटी कोई चीज़ होगी ना तब रेशा बना होगा, रेशे से धागा बना, ठीक है, तो रासायनिक जगत में परमाणुओं का ही प्रयोग किया जाता है। हम लोग जब प्रकृति से चीज़ लेते हैं तो हमने इसको रेशा बोल दिया, पर वो रेशा भी तो किसी चीज़ से बना होगा, तो वो परमाणु होगा, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है, तो परमाणु श्रृंखला पर निर्भर करती है। जो प्रत्यास्थता होती है किस पर निर्भर करती है, परमाणु श्रृंखला पर ये निर्भर करती है, ध्यान रखिएगा, श्रृंखला पर निर्भर, ओके, निर्भर करती है। इससे होता क्या, प्रत्यास्थता से, मैं इरेज कर देती हूँ, प्रत्यास्थता से पूछा जाए परमाणु श्रृंखला पर निर्भर होती है, मैं लिख चुकी हूँ, ध्यान से लिख लीजिएगा। इससे क्या होता है, सलवटें नहीं पड़ती, ओके, अगर रेशों में प्रत्यास्थता का गुण है तो क्या होगा, सलवटें नहीं पड़ेंगी, कपड़ा सिकुड़ेगा नहीं, ठीक है, और कह सकते हैं ये जो प्रत्यास्थता का गुण होता है कृत्रिम में तो अधिक होता है, क्योंकि कृत्रिम रेशा जो होता है ना, आपकी मर्जी, आप उस हिसाब से बना लो, तो कृत्रिम में तो अधिक होता है, कृत्रिम रेशे जो है उनमें तो ऊन से भी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम बात करें प्रकृति में, तो प्रकृति में ऊन में सबसे ज़्यादा जो होती है प्रत्यास्थता का गुण और प्रतिस्कंदता, दोनों के गुण पाए जाते हैं। अच्छा, प्रत्यास्थता का मतलब होता है कि कोई चीज़ आप खींचो, मान लो दोनों हाथ से आपने धागा खींचा, कोई अब वो अपनी कंडीशन में कितना आया उस चीज़ को हम कहते हैं प्रत्यास्थता। लेकिन हमने मान लो 2 उंगली और अंगूठे से कोई चीज़ दबाई, जैसे ऊन का धागा आपने लिया, एक अंगूठा और एक उंगली के बीच में क्या हुआ, दबाया और फिर छोड़ा, तो उस चीज़ को दबा कर कोई चीज़ छोड़ते हैं तो उसको हम प्रतिस्कंदता कहते हैं, और जब हम खींचते हैं कोई चीज़ तो हम उसको प्रत्यास्थता कहते हैं, ठीक है। तो ऊन में सबसे ज़्यादा होती है, प्रकृति में कितनी होती है, 99% जो होती है प्रत्यास्थता पाई जाती है। यहीं पर अगर हम रेशम की बात करते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है, रेशम में भी ऊन से कम होती है लेकिन वैसे ज़्यादा होती है, 92% पाई जाती है। अब बात आती है कि सूती में कितनी होती है, तो सूती में और कम होती है, सूती में होती है 75% तक प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है, और लीलन में उससे भी कम। लीलन में ये सीक्वेंस याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, 63%, ठीक है, 63% तक प्रत्यास्थता का यहाँ पर गुण है जो पाया जाता है। तो
आगे अगर हम बात करते हैं तो रेशे की संरचना हम कैसे देख सकते हैं, तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से जब हम रचना देखते हैं तो सबसे बेस्ट हमें रचना पता चलती है। ठीक है, बकाया जो होते हैं जो रेशे हैं कैसे प्राप्त हुए हैं, इस चीज़ पर भी रेशे की मजबूती निर्भर करती है। जैसे कि वनस्पति जगत का कोई तंतु है तो उसका आकार वगैरह है वो इस बात पर भी निर्भर करेगा कि जब वह जिस भी वृक्ष से प्राप्त हो रहा है, ठीक है, जब वो वृद्धि की अवस्था में था तो उसमें किस तरीके से सेल्यूलोज का निर्माण हुआ। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी और विशेष कोई चीज़ इसमें रह नहीं गई है। बकाया ताप संवाहकता का गुण अच्छा होना चाहिए, जिससे कि नहीं तो आपने क्या किया, धूप में वस्त्र डाला, वस्त्र पीला पड़ गया, खराब हो गया। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से वस्त्र जो है खराब हो जाएगा। तो ये सारे गुण भी रेशे में होने चाहिए। ठीक है, तो बस आज की क्लास में हमारी यहीं तक बातें रहेंगी। कुछ रासायनिक विशेषताएं भी होती हैं जिनकी हम किसी और क्लास में चर्चा करेंगे। कल की क्लास भी काफ़ी लंबी हो गई थी और आज की भी क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी। ज़्यादा है नहीं रासायनिक विशेषताओं में, जब हम रासायनिक रेशे पढ़ेंगे तो उसमें भी ये चीज़ें आपको मिल ही जाएंगी। बहुत ज़्यादा नहीं दिया है, शॉर्टली दिया है बुक में, तो इससे ज़्यादा हम वहाँ पढ़ लेंगे जब हम रासायनिक रेशों को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।